दोस्तों, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लास्ट तक जो है क्लास पूरा देखिएगा। आप पूरा जब क्लास देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये किस लेवल के क्वेश्चन है। और सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके जो इससे पहले 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग इससे पहले की जो 2 क्लास है 15-15 क्वेश्चन, जो सीडीपी में 30 क्वेश्चन आपके थे उसमें से 15-15 क्वेश्चन मैंने 2 क्लास में दी है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को जिस तरह से जहां से बार बार क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कौन सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगी। इसलिए आप लोग जो है पूरी क्लास देखिएगा। और ये दोस्तों मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्लास करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है ईवीएस के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और जो भी इसका जो डिटेल है, जो इसका सॉल्यूशन है, वो एनसीईआरटी के पेज पर जो नोट है उसी को लेकर के हम चलेंगे। क्योंकि सीटेट जो आपसे क्वेश्चन उठा रहा है ईवीएस में वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कर ले जाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, नहीं कवर कर पाए हैं, तो आप अगर ये क्लास देखेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों जो एनसीईआरटी के पेज पर जो पॉइंट्स है मैं वो सभी जो है आपके साथ शेयर करती चलूंगी, बताते हुए चलूंगी। तो आप सब जो है पूरे क्लास तक बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी अभ्यर्थी नए हों चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्लास आपको टाइम पर मिलेगी और साथ ही साथ सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर जो ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट है वो भी आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो ईवीएस का है वो दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया गया है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। कथन बी में दिया गया है कि वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए, ये आपको बताना है। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने सीडीपी वाली क्लास देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कथन कारण से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आपको जब जानकारी होगी, डिटेल उसके बारे में पता होगा, तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। अब ये जो लाइन दी गई है ना, ये सीधा एनसीईआरटी से दी गई है और ये आपके पेडागोजी जो आपका 15 नंबर जो कंटेंट का क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का जो कंटेंट का तो आपका टोटल वहीं से आता है। जो पेडागोजी का अब वो भी जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है उसमें ऐड कर दे रहा है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 30 क्वेश्चन आपका ईवीएस का कहीं नहीं जाने वाला है। और दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो अगर आप क्लास लेंगे तो आपका सारी चीजें जो है एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी यहाँ से कवर हो जाएगी। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी का पेज है वो भी मैं आप सभी को दिखाते हुए चलूंगी, बताते हुए चलूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कथन ए में जो दिया गया है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की लाइन साफ तौर पे है कि कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। ये वीवर पक्षी नहीं, दार्जिन जो चिड़िया होती है, दार्जिन पक्षी है, वो जो है पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, यानी आपका कथन ए जो है वो भी गलत है, बी जो है वो भी गलत है। अब इसमें से निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। सही आपको बताना है। तो ए गलत है परंतु बी सही है, क्या ऐसा है? नहीं, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड पे ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों सही हैं, आप देख सकते हैं दोनों गलत है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ए और बी दोनों गलत हैं, आप देख सकते हैं ए और बी दोनों गलत है, तो आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ पे दिया गया ए सही है परंतु बी गलत, नहीं, दोनों गलत है, तो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और दोस्तों अगर आप आंसर कर पा रहे हैं, आपको आंसर आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी करते हुए चलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और क्लास अगर खत्म होती है, इस टाइम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, सबसे उपयुक्त जो कारण है वो आपको इसमें से बताना है। ए में दिया गया है ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। बी में दिया गया है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। सी है छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। डी दिया गया है एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। अब इसमें से ए और डी जो है सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है। तो क्या ए और डी है या फिर सी और डी है या फिर बी और सी है या ए और बी है?
इस तरह के क्वेश्चन आपको जब समझ आएंगे तभी आप उसे कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन दिया है आप टिक करके निकल गए। अब देखिए 4 ऑप्शन के बाद आपसे फिर पूछा गया है कि इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है, ये आपको बताना है। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो ए दिया गया है, ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। और सबसे यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, ये तो आपका, ये भी करेक्ट है आपका। छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है, ये आपका नहीं होगा। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है, ये भी नहीं होगा। यानी सबसे उपयुक्त जो कारण है वो आपका ए और बी है, तो ऑप्शन 4 आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, हाथियों से रिलेटेड है, और ये कहें कि ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से बार बार हर साल क्या, जैसा कि 6 महीने पे आपका सीटेट का एग्जाम होता है, हर एग्जाम में आपको हाथी से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है, इसमें से वो बताना है जो सही नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया गया है हथिनियां झुंडों में रहती हैं। थर्ड दिया गया है एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। फोर्थ दिया गया है हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है। अब जब हाथी के बारे में आपने पढ़ा होगा, हाथी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। और एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है इसके बारे में, हाथी से रिलेटेड। नंदू हाथी जो है चैप्टर का नाम है, इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, तो आप उसे अगर पढ़े रहेंगे तभी जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इसमें से बताया गया है दोस्तों कि हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है, वो बताना है। तो सबसे पहले हम हाथी के बारे में जान लेते हैं कि हाथी के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, एक बड़ा जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा जो है ये पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, एक बड़ा हाथी। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, हाथी जो है वो बहुत कम आराम करता है। आप इसे पहले नोट भी कर सकते हैं, इसे समझिएगा, उसके बाद अपने आंसर करिएगा। यहाँ पर अभी इसलिए मैंने पहले आंसर नहीं किया है। अब यहाँ पे आप इसको समझिएगा, हाथी बहुत कम जो है आराम करता है। यह जो है दोस्तों एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, बहुत पसंद है उसको, और इससे जो है उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और उसके कान भी जो है पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा भी करता है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पे हाथियों के झुंड में जो है केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। अब यहाँ पे झुंड की बात की गई ना, 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही जो है पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में जो है 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। और यहाँ पे जो कि दिया गया है, एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। तो आप यहाँ पे पकड़िएगा, और यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है। तो 10 से 12 हथिनियां और बच्चे हो गए। हाथी जो है 14 से 15 साल तक इसी झुंड में रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहती है। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। हथिनियां झुंड में रहती है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जो है हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। और यहाँ पे जो और एक पॉइंट है, उसे हाथी परेशानी आने पर जो है एक दूसरे की मदद भी करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो ये जो जितने पॉइंट हैं हाथी से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तभी आप इसके आंसर कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड, हाथी से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा तो आई होप कि आपसे गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ये डायरेक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है। और अंतिम में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है। डायरेक्शन से रिलेटेड दोस्तों आपके एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, यानी सीटेट का जब जब एग्जाम होता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है समझ लेंगे इसे, यहाँ पे मैं बताऊंगी किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप सिर्फ समझ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन इसमें न रटना है ना कुछ करना है, बस आपको देखना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है पहले ये समझना जरूरी है आपको दोस्तों। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका यहाँ पे पश्चिम, ये आपका पूर्व। तो इसी बेस पर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसी बेस पर जो है हम इधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक। ये आपका घर है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, यानी आपके घर से विद्यालय के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर दूरी पर, यानी आप जो है पहले ए पर जाते हैं जो कि 125 मीटर की दूरी पर है। उत्तर में बताया गया है, देख सकते हैं, ठीक उत्तर में। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में, जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। ये आपका 75 मीटर पे की दूरी पर बी है, ठीक है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में, फिर आप जो है सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। ये आपका 150 मीटर की दूरी पर है, और ये सी है, ठीक है। सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में यहाँ पे 75 मीटर की दूरी पर है। ये जो है 75 मीटर की दूरी पर वाई है। अब यहाँ पे वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है? तो वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है? यहाँ से आपके घर की सही दिशा आप देख सकते हैं, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वाई है ये आपका। अब ये वाई जो है विद्यालय है, एक्स जो है आपका घर है। अब इसके सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? तो आप सीधा देख सकते हैं ये आप किस दिशा में है, ठीक दक्षिण दिशा में। जैसा कि ये डायरेक्शन मैंने बताया दोस्तों, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका दक्षिण दिशा में है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दक्षिण, यानी जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी सीटेट का एग्जाम होता है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और आप इसको सिर्फ समझ लेंगे। यहाँ पे ना आपको रटना है ना कुछ करना है, आप एक नंबर जो है आराम से अपना प्लस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में पाई जाती है। किस प्रकार की प्रजाति है? पौधे की जो है एक एक्स प्रजाति है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में पाई जाती है, यानी किसी स्थानिक भाग में ही पाई जाती होगी। तो विलुप्त होने की कगार पर है? नहीं। प्रचुर है? नहीं। विदेशी है? नहीं। स्थानिक। ऑप्शन फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। इसमें से उस समूह को आपको बताना है जो मिश्र धातुओं से बना है, उसे बताना है। स्टील, ब्रास या ब्रांज, देख लेते हैं। ब्रास, ब्रांज या फिर लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रास, टिन। तो समूह के लिए चुनिए जो मिश्र धातु से बना है। तो मिश्र धातु में तो आपका फर्स्ट वाला ये स्टील, ब्रास, ब्रांज, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न है। एक जो ईवीएस की शिक्षिका है अपने छात्रों से कल्पना और उत्तर देने के लिए कहती है और पूछती है क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। ऐसे प्रश्न जो है किस प्रकार के हैं? वो दार्शनिक हैं या फिर अभिसारी प्रश्न है या फिर काल्पनिक प्रश्न है, तो या फिर अपसारी प्रश्न है। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। तो दोस्तों ये जो है अपसारी प्रश्न है। इसमें क्या होता है अपसारी प्रश्न में कि जो शिक्षिका है वो बच्चों से बोलती है कल्पना करने को, उत्तर देने के लिए कहती है कि क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षी को एक साथ मार दिया जाता। तो इसमें क्या होता कि हर बच्चा जो है अपना अपना जो उनको सही लगता अपना अपना उत्तर अलग अलग, हर बच्चे का जो सोच है, हर बच्चे की जो समझ है वो अलग अलग होती। तो अपना अपना हर बच्चे का यानी हर बच्चा उसका अलग अलग आंसर देता और हर आंसर अलग अलग तरह का होता। तो ये जो है अपसारी प्रश्न में आता है, ये इसका करेक्ट होगा जिसका आंसर सिर्फ एक ही आए। जैसे हम जो है
2 इंटू 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 ही आएगा, हर बच्चे का आंसर यही आएगा। तो ये जो है अपसारी में आ जाता है। तो इसमें अपसारी में होता है कि हर बच्चा जो है अलग अलग अपनी चीजें अलग अलग तरह से बताता है, तो वो जो है अपसारी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत में 7:30 यानी 7:30 यानी पीएम पर उसी दिन 2 PM होगा। कहाँ पे होगा? कराची में होगा या फिर लंदन में होगा, जापान में होगा या फिर ढाका में होगा। आप लोग भी अपने आंसर करिए यहाँ पे। ये एनसीईआरटी में साफ तौर पे लाइन है इसकी। भारत में जो है 7:30 बज रहे हैं, शाम के 7:30 बज रहे हैं, रात के 7:30 बज रहे हैं। उसी दिन जो है जो 2 PM यानी उसी दिन जो है दिन के 2 बज रहे हैं। तो कराची में होगा ऐसा, या फिर लंदन में होगा, जापान में होगा या फिर ढाका में होगा। तो ये लंदन में होगा। ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? फर्स्ट पे दिया गया है आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों को चित्र दिखाना, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। फोर्थ दिया गया है छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। 69 का आंसर आप लोग भी करिएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों को चित्र दिखाना, ये नहीं होगा, आपको बढ़ावा देती है। छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। थर्ड है छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, ये आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण, ये उदाहरण हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है आगमनात्मक उपागम, सेकंड में दिया गया है सहपाठी समूह द्वारा सीखना, थर्ड पे दिया गया है रचनात्मक उपागम या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, फोर्थ पे दिया गया है उपदेशात्मक उपागम। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग भी अपने आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 70, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण, ये उदाहरण किसके हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हैं उपदेशात्मक उपागम। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे आप लोग ध्यान से रट लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप जो है सीटेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार जो है बता रही हूँ रिपीट हुआ है। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? आप लोग भी इसका आंसर करिएगा। फर्स्ट दिया गया है पेलेग्रा और अनीमिया, सेकंड पे दिया गया है स्कर्वी और अनीमिया, थर्ड पे दिया गया है क्वाशियोरकर और अनीमिया, फोर्थ दिया गया है मोटापा और अनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग भी अपने आंसर करिए। 71 का दोस्तों जो सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू जो है घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों का निम्नलिखित में से क्रमशः किस प्रकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो मोटापा और अनीमिया से। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधियों छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, वे हैं। ए में दिया गया है स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, बी है स्थानों की दिशाओं को समझना, सी दिया गया है प्रतीकों और पैमानों को समझना, डी दिया है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। अब इसमें से कौशलों का विकास करता है वे कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, बीसी या फिर एबीसी या फिर बीसीडी या फिर एसी और डी। ईवीएस की कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, वे कौन कौन से हैं? स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, बिल्कुल करेक्ट है ये। और बी दिया गया है स्थानों की दिशाओं को समझना, ये भी बिल्कुल होगा। प्रतीकों और पैमाने को समझना, ये भी होगा। फोर्थ है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण, ये नहीं होगा। तो ए बी सी आपका जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा। ए बी सी और सी आप सेकंड ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, यही करेक्ट हो जाएगा।
इस तरह से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके ऐसा नहीं है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन सिर्फ जो है आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको ये 1 मार्क के आगे निकल जाएंगे, आपको समझना है फिर आंसर करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां पूछी गई हैं, तो आप लोग भी इसका आंसर करिएगा। डायरेक्शन से दोस्तों आपका जैसा कि आप इसी में देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ये जितने क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का जो डिटेल है एनसीईआरटी पर, उस क्वेश्चन के साथ मैं उसका डिटेल दूंगी, एनसीईआरटी का पूरा पेज दूंगी। तो आप लोग जब उसे पढ़ेंगे ना तो और चीजें जो है आप सबकी क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे डिटेल बताते हुए चल ही रही हूँ, और अगर आप कहेंगे तो उस क्वेश्चन के साथ जो एनसीईआरटी का पूरा पेज है मैं वहां अटैच कर दूंगी। अलग से हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको अलग अलग से मैं आपको 4 से 5 मिनट का वीडियो दे दूंगी। अगर आप उसे देख लेंगे तो सारी चीजें एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सब कुछ जो भी डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां। मैप में अगर आप तेलंगाना देखेंगे दोस्तों तो ये आपका महाराष्ट्र के नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे देखने को मिलेगा। और आपका जो गुजरात है वो आपका इस साइड यानी राजस्थान के जस्ट नीचे आपका गुजरात देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला गया, बिहार की क्रमशः स्थितियां पूछी गई है, तो बिहार आपका यूपी के साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार, अगर आप मैप में देखेंगे। तो अब इसके सापेक्ष पूछा है, इसके सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां, ये क्या हो सकता है, इसके सापेक्ष पूछा गया है। अब आप ये देख सकते हैं, ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको तेलंगाना से बताना है, तो ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम और ये आपका हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है। बिहार आपका उत्तर पूर्व में पड़ेगा तेलंगाना से, और ये जो है आपका गुजरात को देखें तो ये उत्तर पश्चिम में होगा। तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में आप देख पा रहे, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आप देख पा रहे उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, ये आपको बताना है। ए में दिया गया चर्चा, बी है प्रदर्शन, सी है क्षेत्र भ्रमण, डी है कला एकीकृत शिक्षा। अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा जो दर्शाता है वो बताना है, तो चर्चा हो जाएगा, चर्चा बिल्कुल सही है। प्रदर्शन नहीं होगा दोस्तों। सी में दिया गया क्षेत्र भ्रमण, ये भी होगा, और डी दिया गया कला एकीकृत शिक्षा, ये भी हो जाएगा। तो ए और सी, ए सी और डी किस ऑप्शन में, ए बी और सी ये नहीं होगा, ए बी और डी ये भी नहीं होगा, बी सी और डी ये भी आपका नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया ए सी और डी ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा, प्रदर्शन और क्षेत्र भ्रमण जो है सबसे अच्छा दर्शाता है अनुभवात्मक रणनीतियों को, तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ए सी और डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात ए दिया गया है मानव निर्मित पर्यावरण, बी दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण, सी दिया गया है सामाजिक पर्यावरण, डी दिया गया है सांस्कृतिक पर्यावरण है। तो ईवीएस में जो पर्यावरण है अर्थात क्या क्या है इसमें से वो आपको बताना है। मानव निर्मित पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण भी है, सामाजिक पर्यावरण भी है, सांस्कृतिक पर्यावरण भी है, यानी चारों है। तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे ए बी सी और डी, ए बी नहीं होगा, बी सी ये भी नहीं होगा, ए और सी ये भी नहीं होगा। तो ए बी सी और डी जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन में ही दिया गया है ए बी सी और डी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ईवीएस के जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 7 जुलाई 2024 को, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन ईवीएस के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 15 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसा लगा आज का ये क्लास, आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।